हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानविंद सिंह स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। राइट, तो रेगुलर बेस पर क्लासेस चल रही हैं। राइट, आपको सभी बच्चों को पता होगा। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को लाइक कर दें। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 9 बजे से रोज क्लास स्टार्ट होती है, जिससे आप रेगुलर जुड़ने की कोशिश करें। ओके, और हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। सारे क्वेश्चंस एक एक करके कराए जाते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ब्रह्मा गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर बेस पर सारे आपके नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सारे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, नोटिफिकेशन भी, और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेके आ रहा हूं आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। बहुत मजा आएगा। सभी बच्चे जुड़ने की कोशिश किया करेंगे, सभी बच्चे आए करें। जो बच्चे पुराने हैं वो तो आते ही हैं, और पुराने बच्चे रुकने की पूरी कोशिश किया करेंगे, क्योंकि क्लास किया करोगे तो रेगुलर बेस पे रहो और पूरी कोशिश किया करोगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास रहती है, कर लिया करो। राइट, और लेकिन क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें फिर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। पहला क्या बोला, बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे वे में क्वेश्चंस को देखना है। देखो क्वेश्चन क्या पहला बोला, बड़े ध्यान से देखिएगा। निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सल्तानी वो सलातीन, एक बार याद रखना क्या लिखा है कि निम्न में से किससे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई। पदवी लिखा है, ठीक है, पदवी प्राप्त हुई थी। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी गैसुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जिसको मतलब कौन सा सुल्तान है जिसको खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई, तो किसे प्राप्त हुई थी। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे। हाँ, मैं वेट करता हूँ, जल्दी से जल्दी। किस सुल्तान को खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि या पदवी प्राप्त हुई थी, तो वो कौन है बताइए सभी लोग। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर देते जाएं, एक एक बच्चा। ओके, चलेगा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे देते जा रहे हैं आंसर। बिल्कुल बिल्कुल देते जाएगा एकदम अच्छी स्पीड के साथ। और जो नए बच्चे हैं, मैंने कहा ना रेगुलर बेस पर 9 बजे क्लास चलती है, आप जरूर 9 बजे आएँ। अगर आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रह्मा गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम है, तो सर्च कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। तो आपको सारा कुछ एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस से लेकर हर चीज। और आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम में बहुत मजा आएगा आपको। ओके, तो इसका जो आंसर होगा कि जिसको खलीफा से कहाँ कौन सी पदवी प्राप्त हुई, सैयद उस सलातीन की उपाधि प्राप्त हुई, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। किसे प्राप्त हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इनको प्राप्त हुई थी। याद रखोगे कि नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, राजकोषीय नीति संबंधित है किससे, मौद्रिक नीति से। देखो कल ये मैं क्वेश्चन पूछा था कि घर से करके लाइएगा, क्वेश्चन आ गया। चलो आज आंसर, जो जिसने भी किया होगा घर पे तो आज आंसर दे दे। राजकोषीय नीति संबंधित है मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति योजना से, या सरकार की प्राप्तियों और वैसे। बताइए राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, सभी लोग बताएं एकदम स्पीड के साथ। जो राजकोषीय नीति है वो किससे संबंधित है, सभी लोग बताएं जल्दी से जल्दी। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति योजना से, या सरकार की प्राप्तियों और वैसे। जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करते जाएं जल्दी स्पीड के साथ, सभी बच्चे लोग कमेंट करते चलें, अच्छे वे में कमेंट करते जाइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिससे आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। राइट, तो इसलिए आंसर देते चलिएगा सभी बच्चे। चलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। क्या है, राजकोषीय नीति किससे, सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं और जो व्यय होते हैं उससे राजकोषीय नीति का संबंध है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजकोषीय नीति का किससे संबंधित है, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है तो कौन सा कर है, विक्रय कर, उत्पाद कर, संपदा कर, या मनोरंजन कर। तो बताइए कौन सा कर है।
हाँ बताते चलिए सभी बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? कौन सा है? विक्रय कर, उत्पाद कर, संपदा कर या मनोरंजन कर? जल्दी बताइए, सभी लोग बताते चलें, सभी बच्चे कमेंट करते चलें एकदम अच्छे वे में, तभी मजा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते जाएगा। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है, संपदा कर। कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा कहलाता है? संपदा कर कहलाता है। सी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया बहुत बढ़िया, संपदा कर इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा। ओके चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? बताइए। देखो आप बेरोजगारी के बारे में एक क्वेश्चन है, आप भी बेरोजगार हो, हम सब लोग हम भी बेरोजगार हैं। एक तरीके से मैं टीचिंग करता हूं लेकिन बेरोजगार ही हूं, अभी कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। तो भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो सभी बच्चे बताएं। देखो ऑप्शन ए तो दे रखा, ऑप्शन और बाकी ऑप्शन अगले पेज में है। तो ऑप्शन ए में प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी में मैं यहीं पर लिख देता हूँ एक बार तो आप समझते चलिए। ऑप्शन बी में क्या है? बी में है चक्रीय, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? सी में संघर्ष संबंधी, ठीक है, संघर्ष संबंधी। और डी ऑप्शन में है संरचनात्मक, ठीक है। ये है चारों ऑप्शन, ठीक है। तो ये है, पहला है ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी है संरचनात्मक, ठीक है। हाँ तो किस प्रकार की बेरोजगारी है? बताइए, भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो चलिएगा जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। हाँ तो अभी मैंने ऑप्शन दिए थे बट कट गए वो, मैं ऑप्शन दोबारा से दे देता हूँ, ठीक है। भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो ये है प्रौद्योगिकी, इसके आगे मैं खिसका के दिखा देता हूँ, चक्रीय, ठीक है, और फिर है संघर्ष संबंधी या फिर संरचनात्मक, ठीक है। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक, सॉरी थोड़ा सा मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही, बट ठीक है, संरचना होता है ना, संरचनात्मक, ठीक है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुई, बट इस प्रकार की बेरोजगारी है। ओके अगले क्वेश्चन को देखिएगा बड़े ध्यान से और अच्छे वे में। मूला और मुथा, क्या? हाँ, मूला और मुथा नदी का संबंध किस शहर से है? पुणे से, हाँ पुणे से, तिरुचिरापल्ली से, अहमदाबाद से या गुवाहाटी से? बताइए। मूला और मुथा दो नदी हैं, मूला और मुथा, तो वो नदी है, वो उनका संबंध किससे है? तो बताइए सभी लोग। हाँ सभी लोग बताएं इसका आंसर। देखो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो मूला और मुथा नदी का, हाँ मुथा नदी का जो संबंध है वो है पुणे से। किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पुणे इज द राइट आंसर। ओके याद रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। रक्षा मंत्रालय, क्या? रक्षा मंत्रालय, छोटा कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन आ जाए, पूरा क्वेश्चन देख सकते हो जिससे आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रक्षा मंत्रालय द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई? जो रक्षा मंत्रालय है उसमें किसकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, किसकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम आयु कितनी, अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष ईयर, 62 ईयर्स, 64 ईयर या 70 ईयर? तो बताइए कितने साल, मतलब कितनी जो आयु सीमा है जो चीफ ऑफ डिफेंस की होनी चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो सभी लोग कमेंट करके बॉक्स में बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सभी बच्चे कमेंट करते जाएं, एकदम स्पीड के साथ कमेंट करिए। हाँ सब लोग बताते चलें, आंसर देते चाहें। रक्षा मंत्रालय द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 70 वर्ष? तो बताइए सभी बच्चे। तो इसका जो आंसर होगा वो है 65 वर्ष इज द राइट आंसर। कितना है? 65 वर्ष इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने दिया एकदम करेक्ट आंसर है। और इसी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिएगा। ओके एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा गंगा हरितिमा योजना का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर बताइए सभी लोग। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? हाँ तो थोड़ा समय ले लीजिएगा और बताइएगा सभी लोग। देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को समझिएगा और फिर कोशिश करने की पूरी कोशिश करो। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे समझने की कोशिश पूरी करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला, देखो मैंने बता भी दिया, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। किस राज्य सरकार द्वारा गंगा
हरितिमा योजना, जो गंगा हरितिमा योजना, ये योजना का नाम है, का शुभारंभ किया गया। इसे ये भी कहते हैं गंगा हरियाली। क्या कहते हैं इसको? गंगा हरियाली भी बोल सकते हैं हम एक तरीके से। तो गंगा हरियाली योजना मतलब किस राज्य में स्टार्ट हुई है? तो जल्दी बताइए कौन किस राज्य में स्टार्ट हुई है, कौन बताएगा? सबसे पहले कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाएं। ओके, तो ये स्टार्ट हुई है, मैं आंसर बताने बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं। तो ये हुई है स्टार्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य द्वारा गंगा हरितिमा योजना शुभारंभ की गई? तो वो की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। ओके, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूरी कोशिश करना है अच्छे से बेसिक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिएगा। सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में, किस काल में प्रचलित हुए थे? कुषाण काल में, हिंद यवन काल में, गुप्त काल में या मौर्य काल में? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए, बताइए। सभी लोग बताएं इसका आंसर। हाँ, सभी लोग कमेंट करते जाएं। बिल्कुल, सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए हैं? ठीक है, कुषाण काल में, हिंद यवन काल में, गुप्त काल में या मौर्य काल में? जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों ने कमेंट कर दिया। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो प्रचलित हुए हैं वो हुए हैं गुप्त काल में। किसमें हुए हैं? गुप्त काल इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन को देखना और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला? निम्न वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? बताइए। चरसनी, ठीक है, ये चरसनी, इसको चरसनी भी लिख सकते हैं, चरसनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चरसनी भी लिख देता हूं एक बार, ठीक है। चरसनी, लांगत, वक्र या सीर? बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? मतलब क्वेश्चन पूछा है वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है। हाँ, निम्न वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? चरसनी, लांगत, वक्र या सीर? बताइए। निम्न वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो ये है, वो है चरसनी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री के हैं क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन सरल भी हो जाते हैं बहुत, और कई थोड़े से हार्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए, कहाँ हुए थे? मतलब कौन सी संस्कृति में प्राप्त हुए? कायथा संस्कृति में, आहार संस्कृति में, जोब्रे संस्कृति में या मालवा संस्कृति में? किस संस्कृति में बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान प्राप्त हुआ? हाँ, तो बताइए सभी लोग। बिल्कुल बताते चलें, एक एक बच्चा लोग, सब लोग आंसर देते जाएं। ठीक है, ठीक है। चलेगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जॉर्बे संस्कृति में। क्या है? जॉर्बे संस्कृति में। याद रखिएगा, जॉर्बे संस्कृति में क्या हुआ था कि इसमें बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान प्राप्त हुआ था। समाधान प्राप्त हुआ था मतलब बड़ी संख्या में बच्चों को दफनाया गया था, वो वाले समाधान प्राप्त हुए थे। किस संस्कृति में? जॉर्बे संस्कृति में प्राप्त हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए। हाँ, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? बताइए।
हाँ सभी लोग देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आर्टिकल 73, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 53। बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, तो वो आर्टिकल कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं, एकदम स्पीड के साथ सभी बच्चे लोग कमेंट करें, करते जाएं, एक एक बच्चे लोग कमेंट करते जाएं स्पीड के साथ। बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 63 वो 61 इज द राइट आंसर। क्या 61 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 61। ठीक है, ठीक है, क्या है आर्टिकल 61। ठीक है, 61 के थ्रू क्या हुआ था, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, बड़े ध्यान से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहाँ स्थापित किया गया। तो विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए काला सागर में, ऑप्शन नंबर बी बाल्टिक सागर में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरीय सागर में, ऑप्शन नंबर डी अरब सागर में। बताइए विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहाँ स्थापित किया गया। तो बताइए सभी लोग एकदम स्पीड के साथ बताते चलें। बिल्कुल बिल्कुल करते चलें, आंसर देते चलें एक एक बच्चा लोग। हाँ, तो विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप जो स्थापित किया गया वो किया गया उत्तरी सागर में। किसमें किया गया, उत्तरी सागर इज द राइट आंसर। जिसने भी बताया बहुत बढ़िया आंसर, और नहीं बताया तो सीख लीजिएगा, पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप। ठीक है, हाँ, पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहां पर स्थापित किया गया, उत्तरी सागर में। ओके, चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे पूरी कोशिश करिएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, जो राष्ट्रीय वन नीति है आपको पता है के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए। बताइए, मैंने बताया थे राष्ट्रीय वन नीति उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति या राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो आपको पता है 1952 में, द्वितीय कब आई थी 1988 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अनुसार जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत वन होना चाहिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 33%, ऑप्शन नंबर सी 37%, ऑप्शन नंबर डी 41%। बताइए, सभी लोग आंसर देते जाए। हाँ, एक एक बच्चे लोग आंसर दें, सभी बच्चे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए, तो वो आंसर है 33% इज द राइट आंसर। ओके, 33% इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बड़े अच्छे वे में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है भारत की पहली भूतापीय, ठीक है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो पूर्वी लद्दाख में, दक्षिणी लद्दाख में, उत्तरी लद्दाख में या पश्चिमी लद्दाख में। बताइए, हाँ, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी लद्दाख। बताइए कमेंट करके सभी बच्चे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी लद्दाख इज द राइट आंसर। क्या होगा, पूर्वी लद्दाख इज द राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बड़े अच्छे वे में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अभी आप बता सकते हैं, मतलब ये पुराना क्वेश्चन है तो एक तरीके से आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी है गांधीनगर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है सूरत, और ऑप्शन नंबर डी है क्या, बड़ोदरा।
तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं, चलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? तो पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था लगा सकते हैं यहाँ पर, किया गया था बड़ोदरा में। ओके, बड़ोदरा इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह ने, करम शाह ने, युवेंद्र शाह ने या स्वामी सच्चिदानंद ने? बताइए, सभी लोग बताएं इसका आंसर। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? हाँ, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? एकदम कमेंट करके बताते चलें। बुल्ले शाह ने, करम शाह ने, योगेंद्र शाह ने या स्वामी सच्चिदानंद ने? तो पागलपंथ की जो स्थापना की थी वो की थी करम शाह इज द राइट आंसर। क्या होगा? करम शाह इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? काम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, मेरठ या मऊ? बताइए। काम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, मेरठ या मऊ? सभी लोग देते जाएं कमेंट करके, एकदम स्पीड के साथ आंसर देते जाएं सभी बच्चे। जो काम्पिल उत्सव है वो उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है जिसमें मनाया जाता है? तो काम्पिल उत्सव पता है मनाया जाता है किस में? तो आप लोग एक बार आंसर देने की कोशिश करें कि क्या आंसर दे रहे हैं, मैं इसलिए आपका इंतजार कर रहा हूं। तो काम्पिल उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है फर्रुखाबाद इज द राइट आंसर। क्या? फर्रुखाबाद इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, क्या होगा? फर्रुखाबाद। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर बताया, बी ऑप्शन। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? बताइए, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया, दाम, टका या टंका या शमसी? बताइए, जब मुगल शासन था उस टाइम जो तांबे का सिक्का था वो क्या कहलाता था? रुपया, दाम, टंका या शमसी? बताइए। मुगल शासन में तांबे के सिक्का क्या कहलाता था? हाँ, कमेंट करते जाएं। रुपया, दाम, टंका, शमसी? बताइए। तो कहलाता था, क्या कहलाता था? दाम इज द राइट आंसर। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बताया, एकदम एकदम मस्त आंसर दिया है। और इसी तरीके से आंसर देते चले, सारे आंसर एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत मजा भी आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करनी है। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं था? बताइए। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार संगठन था उसमें से ये जो 4 अधिकारियों के नाम दिए, इनमें से कौन एक अधिकारी है जो उनके बाजार संगठन से संबंधित नहीं था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए दीवान ए रियासत, ऑप्शन नंबर बी सहना ए मंडी, ऑप्शन नंबर सी बरीद, ऑप्शन नंबर डी आमिल? बताइए, कौन है कि जो उनके अलाउद्दीन खिलजी था उसके व्यापार से संबंधित, व्यापार संगठन या बाजार संगठन था, सॉरी, उससे संबंधित नहीं था? तो बताइए, आंसर दें सभी लोग, एकदम करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर होगा आमिल इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। क्या होगा? आमिल। आमिल इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी बच्चा लोगों ने, एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर देते चलें। देखो, गलत भी हो जाए करें तो कोई दिक्कत नहीं, सही होगा ना अगली बार। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगला क्वेश्चन है, मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबंधित करती है? क्या? हड़प्पा संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, गुप्तकालीन संस्कृति को या मौर्य संस्कृति को? क्वेश्चन को पढ़ो। मेरठ जनपद में, जो मेरठ जनपद है, जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक जो पुरानी राइट सामग्री प्रतिबंधित करती है, तो वो किसको प्रतिबंधित करती है? तो हमें इसका आंसर बताना है। तो बताइए किसको प्रतिबंधित करती है? जल्दी बताएं सभी लोग।
हाँ बताइए सभी लोग, आंसर देते जाए। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, एकदम कमेंट करते जाएं। तो वो है हड़प्पा संस्कृति को। किसको करती है? हड़प्पा संस्कृति को। ओके, ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे ही आंसर देते चले। और सभी लोग बताएं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, कैसी रही क्लास? थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरीके से रेगुलर बेस पे आप क्लासेस करें, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, और आप जुड़े रहें मुझसे। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आपके पास क्या है, ब्रह्मा गुरुकुल के नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल, उस पर आके आप मुझसे जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए, अगर आपको PDF चाहिए तो ब्रह्मा गुरुकुल टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा और आप PDF जरूर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आज का जो घर के लिए होमवर्क है वो क्वेश्चंस कौन सा रहेगा, तो वो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ एक, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, कैसा दूं, हार्ड दूं या सरल, बताओ। चलो इकोनॉमिक्स से देता हूं। हाँ, क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का संबंध है या एक विषय है? आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? ठीक है, एक विषय है किसका? तो ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन में है संवर्ती सूची का, ठीक है, मुंह से बोल देता हूं, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया राज्य सूची का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया संघ सूची का, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, ये घर के लिए काम है और बता सकते हैं, समृद्धि, राज्य और संघ, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? ठीक है, तो ये हो गया आज का घर का काम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, चलते हैं। और याद रखिएगा, क्या पूछा था मैंने, आर्थिक नियोजन एक विषय है, किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समृद्धि सूची का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, एक अच्छी एनर्जी के साथ। और अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8175819525, ये मेरा नंबर है, और इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।